अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एचएससी बोर्ड एग्जाम्स की डेट आ चुकी है। 10 फरवरी से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। 16 फरवरी को फिजिक्स का पेपर होने वाला है, यानी आपके पास सिर्फ एक महीना बाकी है। सिलेबस भी काफ़ी वास्ट है, एग्ज़ाम भी थोड़ा मुश्किल ही होता है, वक्त भी काफ़ी कम है। तो अब गैर ज़रूरी मसरूफियतों को ख़त्म करके अपने आप को पूरे तौर पर इम्तिहान की तैयारी के लिए वक्फ कर दीजिए। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अभी तक कवर नहीं हो सके हैं उन्हें कवर कीजिए, और जो टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, जितना सिलेबस हो चुका है उसे रिवाइज कीजिए। रिवीजन ये मोस्ट एसेंशियल है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, और जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसका एक मोस्ट इफेक्टिव मेथड ये है कि आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर में जो पेपर्स आए हैं 2025, 24, 23, 22, 21, इनमें जो पेपर आए इन्हें सॉल्व कीजिए। जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो हमें कई फायदे हासिल होते हैं। एक फायदा तो यह हासिल होता है कि हमें पेपर पैटर्न मालूम हो जाता है कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर क्वेश्चंस बार बार आते हैं, फ्रीक्वेंटली आते हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका वेटेज हाई है। और साथ ही साथ हमें यह भी मालूम हो जाता है कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट हैं लेकिन हमने अभी तक उन्हें कवर नहीं किए हैं, इसका भी हमें इल्म हो जाता है। पीवाईक्यू सॉल्व करने से एक फायदा यह भी हासिल होता है कि कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, एग्जाम फियर खत्म होता है, एंजाइटी खत्म होती है। और अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं तो एग्जाम का जो ड्यूरेशन होता है, पेपर का जो ड्यूरेशन रहता है, ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। आप पेपर का जो ड्यूरेशन है इसमें इत्मीनान और सुकून के साथ सही और करेक्ट आंसर लिखने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे। तो हासिल ये है कि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए पीवाईक्यू सॉल्व करने की बड़ी अहमियत है। तो आप इस मुख्तसर सा जो वक्त अब हमारे पास है, 1 महीने का वक्त है, इसमें आप कोशिश कीजिए कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो आप हासिल कीजिए और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह रहमान हम प्रीवियस ईयर के फिजिक्स के जो पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व करने की सीरीज शुरू कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े होंगे। सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स का पेपर पैटर्न बता देता हूँ। फिजिक्स का पेपर टोटल 70 मार्क्स का होता है, जिसके लिए टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है। ये पेपर 4 सेक्शंस पर मुश्तमिल होता है, सेक्शन ए, बी, सी, डी। सेक्शन ए में 10 एमसीक्यूज रहते हैं और 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। सेक्शन ए में कोई भी सवाल ऑप्शनल नहीं होता है, हर सवाल कंपलसरी होता है। सेक्शन ए टोटल 18 मार्क्स कैरी करता है। फिर इसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में 12 सवालात हमारे सामने होते हैं। इन 12 सवालात में से कोई 8 सवाल हमें अटेम्प्ट करने होते हैं और यहाँ हर करेक्ट आंसर पर 2 मार्क्स मिलते हैं। इस तरह सेक्शन बी टोटल 16 मार्क्स कैरी करता है। फिर इसके बाद आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में भी टोटल 12 सवालात होते हैं, जिनमें से कोई 8 सवालात हमें हल करने होते हैं। यहाँ हर करेक्ट आंसर पर, हर सही आंसर पर 3 मार्क्स मिलते हैं। इस तरह सेक्शन सी टोटल 24 मार्क्स कैरी करता है। फिर आखिर में आता है सेक्शन डी, जिसमें 5 सवालात होते हैं, जिनमें से कोई 3 हमें हल करने होते हैं। यहाँ हर करेक्ट आंसर पर 4 मार्क्स मिलते हैं। इस तरह सेक्शन डी 12 मार्क्स कैरी करता है। इस तरह फिजिक्स का पेपर 70 मार्क्स का होता है। अब आइए हम पीवाईक्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले 2025 फरवरी में फिजिक्स का जो पेपर था उसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सेक्शन ए को। जैसा कि अभी आपने सुना कि सेक्शन ए में 10 एमसीक्यूज होते हैं। पहले इन 10 एमसीक्यूज में से 5 आपके सामने हैं। सबसे पहले आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। पहला सवाल यह है कि अगर 2 निजाम तीसरे निजाम से हरारती तवाज़ुन में हैं तो आपस में एक दूसरे से हरारती तवाज़ुन में होते हैं, ज़ैल से कौन से कानून से ताल्लुक रखता है? यह सवाल थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर से लिया गया है। सवाल यह है कि जब 2 सिस्टम ऐसे हों कि वो किसी तीसरे सिस्टम के साथ हरारती तवाज़ुन में हो, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। थर्मल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब यह है कि दोनों सिस्टम्स के बीच हीट फ्लो 0 है, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। अब सवाल यह है कि जब 3 सिस्टम्स हैं, ये सिस्टम ए, ये सिस्टम बी और सिस्टम सी। जब सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, हरारती तवाज़ुन में है, सिस्टम बी भी सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो अब मतलब ये होता है कि ये सिस्टम ए और बी भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, हरारती तवाज़ुन में होंगे। ये कौन सा कानून है? तो ये थर्मोडायनामिक्स का 0th लॉ है, हरकियात का पहला कानून।
यहाँ 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। हर हरकियात का सिफर कानून, हर हरकियात का पहला कानून, फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और कैरनॉट्स लॉ। इसका सही आंसर है हर हरकियात का सिफर कानून, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स का जीरोथ लॉ हमें यह बताता है कि अगर दो सिस्टम्स ऐसे हैं कि जो किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब यह है कि वो दो सिस्टम भी ईच अदर, एक दूसरे के साथ भी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो यह हर हरकियात का सिफर कानून हुआ। अब दूसरा सवाल देखिए, बर्नौलीज थ्योरम में मुंदरजा ज़ैल से कौन सा मुस्तकिल है? यह सवाल आपके चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से लिया गया है। सवाल यह है कि बर्नौलीज थ्योरम में मुंदरजा ज़ैल से कौन सा मुस्तकिल होता है? अब बर्नौलीज थ्योरम है क्या? देखिए, हमें पता है बर्नौली की इक्वेशन के मुताबिक स्ट्रीमलाइन फ्लो में आइडियल फ्लूइड जब फ्लो करता है, इस पाइप में समझो आइडियल फ्लूइड जब फ्लो करेगा, तो बर्नौलीज थ्योरम के मुताबिक किसी भी पॉइंट पर, किसी भी मकाम पर, खा यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी हो, हाइट कुछ भी हो, किसी भी मकाम पर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो मजमुआ होता है, यह कांस्टेंट रहता है, मुस्तकिल रहता है, अनचेंज्ड रहता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। यह है बर्नौलीज थ्योरम। आप इस पॉइंट पर भी अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पर ये यहां देखेंगे कि क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा ज्यादा है, तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है तो वेलोसिटी कम हो जाती है। तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर का जो समेशन रहता है ये कांस्टेंट रहता है, मुस्तकिल रहता है। तो अब यहाँ ऑप्शन में देखिए क्या है, खती मेयार हरकत लीनियर मोमेंटम, जावियाई मेयार हरकत एंगुलर मोमेंटम, तीसरा है कमियत मास, चौथा है डी तवानाई एनर्जी। तो इसका सही आंसर है डी तवानाई, क्योंकि बर्नौलीज जो उसूल है ये हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुतालिक बताता है। ये बताता है कि स्ट्रीम लाइन फ्लो में किसी भी पॉइंट पर आइडियल फ्लूइड का प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो मजमुआ होता है, यानी टोटल एनर्जी जो रहती है ये कांस्टेंट रहती है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि मुंदरजा ज़ैल से कौन सा जिस्म डायथर्मल सब्सटेंस से ताल्लुक रखता है? यह सवाल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन इस चैप्टर से माखूज है। सवाल आप सुन चुके हैं कि मुंदरजा ज़ैल से कौन सा जिस्म डायथर्मल सब्सटेंस से ताल्लुक रखता है। इसे उर्दू में कहते हैं, पेपर में इसके लिए एक लफ्ज दिया हुआ है हरारत गुजार मादा, शायद यही दिया हुआ है हरारत गुजार मादा, उर्दू में इसे कहते हैं हरारत गुजार मादा। ये वो सब्सटेंस होते हैं कि जो थर्मल रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी जिनसे इशाए हरारत आर पार हो जाता है, गुजर सकता है। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस रहते हैं उन्हें कहते हैं डायथर्मल सब्सटेंस। इसके अपोजिट में आता है अथर्मल सब्सटेंस। अथर्मल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं कि जिनसे थर्मल रेडिएशन पास नहीं हो सकता है, ट्रांसमिट नहीं हो सकता है, ये थर्मल रेडिएशन के लिए ओपेक होते हैं। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लकड़ी, वुड, लोहा, आयरन, शीशा, ग्लास और डी दिया हुआ है तांबा, कॉपर। इन चारों ऑप्शन में वुड, आयरन, कॉपर, ये तीनों भी जो है ये अथर्मल सब्सटेंस है, यानी इनसे हरारत पास नहीं हो सकती, रिफ्लेक्ट हो सकती है, इनमें एब्जॉर्ब हो सकती है, लेकिन इनसे रेडिएशन का ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है। तो ये इसका सही आंसर है शीशा, गिलास। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल यह है कि एक नुक्ती बर के बाद पॉइंट चार्ज से आर फासले पर बरक़ी क़ुवा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे कैपिटल बी से हम बताते हैं, रास्त तनासुब में होता है खाली जगह की। यहाँ 4 चीजें दी हुई हैं। ऑप्शन ए है आर स्क्वायर, 1/r, 1/r स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ सवाल क्या है, सवाल यह है कि पॉइंट चार्ज से आर फासले पर बरक़ी क़ुवा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस चीज के रास्त तनासुब में होता है। तो हमारे पास एक ज़ाब्ता है, V इज इक्वल टू KQ/R। V फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
K is columns constant, Q is point charge and R is distance, फासला। इसमें आप देखिए जब इस इक्वेशन में हम गौर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये जो K है ये तो कांस्टेंट है। इसे जब हम देखें तो V is directly proportional to 1/r, ये इस इक्वेशन से हमें हासिल होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये सवाल आपके चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लिया गया है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पांचवा सवाल है पोटेंशियोमीटर कुआं पैमा के इस्तेमाल की मदद से सेल की अंदरूनी मुज़ाहमत की सही मुसावात कौन सी है? पोटेंशियोमीटर यानी कुआं पैमा, इससे हम किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। अब इसके लिए सही फॉर्मूला कौन सा है? ऑप्शन में यहाँ 4 फॉर्मूले हैं। अब हमें ये देखना है कि सही आंसर कौन सा है। देखिए हम जानते हैं कि ईएमएफ के लिए जो इक्वेशन हमारे पास आती है, ईएमएफ इज इक्वल टू करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर। आई फॉर करंट, कैपिटल आर ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और जो स्मॉल आर है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब इसी तरह हमें ये भी पता है बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। यहां इस इक्वेशन को हम यूं लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू V अपॉन R। बाय ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब I की ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें मिलता है कि E इज इक्वल टू V अपॉन R इंटू R प्लस R। अब बोथ साइड्स को B से डिवाइड करते हैं। E अपॉन V इज इक्वल टू, ये किए हमने इसे डिवाइड इनटू V अपॉन R, R प्लस R डिवाइड। ये V ऊपर है ये नीचे है, ये इससे कैंसिल हो गए। तो अब हम इसे लिख सकते हैं E अपॉन V इज इक्वल टू R प्लस R अपॉन R। इसे अगर आगे हमने और सॉल्व की तो हमें हासिल होता है E अपॉन V इज इक्वल टू R अपॉन R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। We can write R upon R is equal to 1 is equal to R upon R. E upon V is equal to 1 plus R upon R। ये जो 1 है इसे जब इस साइड में हम लेकर आते हैं तो हमें मिलता है E upon V minus 1 is equal to R upon R। हमें निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल r। स्मॉल r को जब हम इधर अकेला छोड़ देंगे और ये इस r को उठाकर इधर हम लेकर आते हैं तो हमें हासिल होता है स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू E अपॉन V माइनस 1। देखिए जो 4 ऑप्शन है इसमें कौन सा ऑप्शन इसके मुताबिक है तो आपको दिखाई देगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यह आपके सामने एमसीक्यूज 6 नंबर से 10 नंबर तक है। छठा सवाल, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक अल्फा पार्टिकल और एक हाइड्रोजन एटम यकसा काइनेटिक एनर्जी से एक साथ हरकत कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। इनमें से किसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लंबी होगी, लॉन्गेस्ट होगी? यहाँ सवाल यह है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है और एक हाइड्रोजन एटम है। ये चारों भी सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है कि इनमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ किस पार्टिकल की लॉन्गेस्ट होंगी, सबसे ज्यादा होंगी। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। लैम्डा फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ और h फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट एंड p इज लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। हम जब इस इक्वेशन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखते हैं तो वो यूं हो सकती है कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। इस इक्वेशन को आप देखिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ 2 चीजों पर मुश्तमिल है। एक है मास ऑफ द पार्टिकल और तीसरा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल।
अब यहाँ हमारे पास सवाल में यह है कि चारों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो अब मतलब ये हुआ कि जिस पार्टिकल की मास कमियत सबसे कम होगी उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, और जिस पार्टिकल का मास जितना ज्यादा होगा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ उतनी कम होगी। ये चारों पार्टिकल्स जो हमारे पास सवाल में भी दिए हुए हैं, ऑप्शंस में भी दिए हुए हैं, इनमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम, अल्फा पार्टिकल, इन तीनों में सबसे कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का। तो चूंकि सबसे कम मास कमियत इलेक्ट्रॉन की होती है, लिहाजा इस फॉर्मूले के मुताबिक डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन। चलिए अब अगला सवाल है, 7वां सवाल। वो कौन सा गेट है जो हाई आउटपुट मुहैया करता है जब इसके दोनों इनपुट्स हाई होते हैं? ये सवाल चैप्टर सेमीकंडक्टर से माखूज है। देखिए सवाल क्या है, सवाल यह है कि वो कौन सा गेट है कि जो हाई आउटपुट हमें मुहैया करता है जब इसके दोनों इनपुट्स हाई होते हैं। आप जानते हैं कि लॉजिक गेट्स में 3 गेट्स बेसिक हुआ करते हैं, एंड गेट, नॉट गेट एंड और गेट। ये 3 गेट्स जो है बेसिक गेट्स इन्हें बोलते हैं। फिर इनके दूसरे कॉम्बिनेशन भी आते हैं। तो इनमें जो एंड गेट है इसकी बूलियन एक्सप्रेशन में जब हम देखते हैं तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन रहता है a into b is equal to i, यानी ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये चारों गेट्स जो हमारे पास दिए हुए एक्स और गेट, एंड गेट, नॉट गेट एंड नॉट गेट, इनमें एंड गेट ऐसा गेट है कि जिसमें जब दोनों इनपुट्स हाई होते हैं या जब उनकी वैल्यू 1 होती है तो आउटपुट भी हाई होता है। बाकी इसके अलावा जितने भी ऑप्शंस हैं किसी में भी ये बात नहीं रहती, क्योंकि एक्स और गेट इसका रूल ये है जब दोनों इनपुट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तब आउटपुट जो रहता है वो हाई रहता है। और ये जो गेट है नॉट गेट, ये एंड गेट का अपोजिट होता है। जहां इसमें आउटपुट हाई रहता है वहां इसमें आउटपुट लो होता है। और ये जो गेट है नॉट गेट, ये और गेट का अपोजिट है, यानी ये इसका इन्वर्जन है। जिस केस में और गेट में आउटपुट हाई रहता है उसमें नॉट गेट में इनपुट आउटपुट लो हुआ करता है। और गेट में को जब हम देखते हैं जिसका बूलियन एक्सप्रेशन जो रहता है तो ये लॉजिकल एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें भी जब दोनों इनपुट्स हाई होते हैं तो आउटपुट हाई होता है। एंड गेट और गेट जब इनमें इनपुट्स दोनों इनपुट्स हाई होते हैं तो आउटपुट हाई होता है। अब ये नॉट गेट चूंकि इसका अपोजिट है, लिहाजा जब दोनों इनपुट हाई रहेंगे तो इसमें इनपुट रहता है लो। इसी तरह इसमें भी जब दोनों इनपुट्स हाई रहते हैं तो आउटपुट रहता है लो। और एक्स और गेट का रूल यह है कि जब तक दोनों इनपुट्स एक दूसरे के अपोजिट नहीं रहते तब तक जो आउटपुट रहता है तो वो हाई नहीं रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एंड गेट। चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 8वां सवाल है, एक छत का पंखा जब इस पर 2 Nm का कांस्टेंट टॉर्क अमल करता है तब वो 2 पाई रेडियन पर सेकंड की एंगुलर स्पीड से गर्दिश करता है, तो इसकी पावर रेटिंग क्या होगी? ये सवाल आपके चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स से माफूज है। देखिए सवाल में हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है और हमें क्या निकालना है। सवाल में दिया हुआ है कि एक छत का पंखा है जिस पर टॉर्क 2 Nm अमल कर रहा है। इसके असर से उसकी एंगुलर स्पीड क्या है, ओमेगा क्या है? ओमेगा यहां दिया हुआ है 2 पाई रेडियन पर सेकंड। 2 पाई रेडियन पर सेकंड, दो चीजें हमारे पास दी हुई है और क्या निकालना है, हमें पावर रेटिंग निकालना है। पावर रेटिंग के लिए फॉर्मूला हमारे पास है पावर इज इक्वल टू टॉ इनटू ओमेगा, टॉर्क इनटू एंगुलर स्पीड। जब ये वैल्यू जो क्वेश्चन में है जब इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं तो टॉ की वैल्यू दी हुई है 2, ओमेगा की वैल्यू भी दी हुई है 2, तो 2 दूनी 4। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 2 पाई, तो इस तरह पावर की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 पाई। और चूंकि पावर का जो यूनिट है वाट हुआ करता है
यानी इस पर तो इसकी जो पावर रेटिंग होगी वो 4 पाई वाट होगी और ये हमारे पास ऑप्शन डी में है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 4 पाई वाट। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नौवां सवाल यह है कि एक डोरी जिसकी लंबाई 2 मीटर है, 2 हलकों के साथ यानी 2 लूप्स के साथ मुर्तइश होती है, तब इसके नोड और एंटी नोड के दरमियान का फासला खाली जगह होगा। यह सवाल चैप्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स से लिया गया है। सवाल फिर से समझिए। सवाल यह है कि एक स्टैंडिंग वेव है, ये स्टैंडिंग वेव एक है जिसने इस तरह हरकत की और यहां से रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस आ रही है। तो ये जो 2 हलके आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें कहते हैं लूप्स। एक डोरी जिसकी लेंथ है हमारे पास 2 मीटर, ठीक है। अब ये जब स्टैंडिंग वेव जब फॉर्म हो रही है तो लूप्स कितने बन रहे हैं, 2 हलकों के साथ मुर्तइश होती है, यानी नंबर ऑफ लूप्स हमारे पास में आ गया है 2। क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है कि इसके नोड और एंटी नोड के दरमियान का फासला क्या होगा। नोड क्या चीज है, एंटी नोड क्या चीज है, आपके इल्म में होगा कि जिस पॉइंट पर वेव्स मिलती हैं यानी उनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तो उसे हम कहते हैं नोड। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट, इसे हम कहते हैं नोड। ये वो पॉइंट्स हुआ करते हैं जहां पार्टिकल का जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है वो मिनिमम यानी 0 होता है। तो ये पॉइंट्स हो गए नोड, और ये पॉइंट्स जिन पर के पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट होता है हाईएस्ट होता है, मैक्सिमम होता है, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं एंटी नोड। अब सवाल में हमें नोड और एंटी नोड के बीच का फासला मालूम करना है। देखिए ये पूरी होगी एक वेवलेंथ, ये हो गया है लैम्डा। अगर हमारे पास सवाल में ऐसा है कि 2 नोड्स के बीच का फासला मेजर कीजिए, तो आप देख सकते हैं कि एक नोड के बीच का फासला होता है λ/2। ये हो गया 1 लैम्डा। और हमें जब 2 नोड्स के बीच का फासला या 2 एंटी नोड्स के बीच का फासला जब हम नापेंगे तो उसके लिए हमारे पास रूल होगा λ/2। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि हमें एक नोड और एडजेसेंट एंटी नोड इसके बीच का फासला हमें निकालना है। नोड और एंटी नोड की एडजेसेंट एंटी नोड के बीच का जो फासला होता है ये λ/4 हुआ करता है। यानी अगर हमें इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले लैम्डा की कीमत मालूम करनी होगी। अब इसके लिए हमारे पास ज़ाब्ता है L = n λ/2। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, L = n λ/2। L is the length of string, n is the number of loops। देखिए तो हमारे पास सवाल में दिया हुआ है कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वह है 2 मीटर्स, नंबर ऑफ लूप्स ये भी है 2, λ/2। इसे जब हमने सॉल्व किए 2 से 2 कट हो गया तो हमारे पास आया है λ = 2। तो हमने जब इस इक्वेशन से लैम्डा की कीमत निकाली, वेवलेंथ हमने निकाली, तो हमारे पास आ गई है 2। अब हमें यह बात पता है कि जब हमें नोड और एंटी नोड के बीच का फासला मेजर करना रहता है तो हम λ/4 से इसे मेजर करते हैं। लैम्डा की कीमत आ गई है 2, इसके नीचे है 4, 2/4 मीन्स 0.5। तो इसका सही आंसर आ रहा है 0.5 मीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आखिरी एमसीक्यूज देखते हैं। सवाल नंबर 10। एक ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग ईएमएफ को 220 वोल्ट से 880 वोल्ट तक बढ़ाता है। अगर इसके इब्तिदाई लच्छे यानी कॉइल के लपेटों की तादाद 1000 है, तब इसके सानवी लच्छे यानी सेकेंडरी कॉइल में लपेटों यानी टर्न्स की तादाद कितनी होगी, ये देखना है। देखिए पहले हम ये साफ कर देते हैं। सवाल यह है कि एक ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग ईएमएफ को 220 वोल्ट से 880 वोल्ट तक बढ़ाता है। यह एक ट्रांसफार्मर है, मिसाल के तौर पर यह एक ट्रांसफार्मर है। इसमें इधर एक कॉइल है और दूसरी तरफ एक कॉइल है। यह कॉइल कहलाता है प्राइमरी कॉइल और ये जो कॉइल है इसे कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है यानी जितने बार लपेटे आ रहे हैं
उसे हम बोलते हैं एनपी से, एनपी। और ये सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं, जो लपेटे रहते हैं, उसे बोलते हैं एनएस। जो वोल्ट इसका होता है उसे हम कहते हैं बीपी, और जो वोल्ट इसमें रहता है इसे हम बोलते हैं बीएस। और हमारे पास में एक फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वोल्टेज। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अब देखिए सवाल में हमारे पास क्या दिया हुआ है। सवाल में हमारे पास ये दिया हुआ है कि ये ट्रांसफार्मर ये क्या करता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ को 220 वोल्ट से 880 वोल्ट तक पहुंचा देता है। यानी इसमें जो वोल्ट था वो था 220, Vp इज इक्वल टू 220, और कहां तक उसने रेस किया, 880 तक किया। यानी ये सेकेंडरी कॉइल जो है इसमें जो वोल्टेज है तो वो है 880, यानी Vs हमारे पास में 880। और फिर आगे दिया हुआ है कि अगर इसके इब्तिदाई लच्छे यानी प्राइमरी कॉइल के लपेटों की तादाद यानी Np अगर 1000 है तो हमें यह मालूम करना है कि सेकेंडरी कॉइल में लपेटों की तादाद कितनी होगी। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास है इसकी हेल्प से हम आसानी के साथ इसको हल कर सकते हैं। देखिए इसे हम यूं हल करेंगे कि Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू Ns अपॉन Np। Vs हमारे पास दिया हुआ है 880 वोल्ट, Vp हमारे पास दिया हुआ है 220 वोल्ट, और इब्तिदाई लच्छा जो है प्राइमरी कॉइल्स इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है 1000। हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल निकालना। आसानी के साथ हम इसको मेजर कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसल, 88 को जब तकसीम करें 22 से तो हमारे पास आता है 4। तो हमारे पास ये आ रहा है कि 4 इज इक्वल टू Ns अपॉन 1000। इसलिए Ns इज इक्वल टू 4 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू 4000। मतलब यह है कि सेकेंडरी कॉइल में लपेटों की तादाद नंबर ऑफ टर्न्स विल बी 4000। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 4000। तो इस तरह हमारा ये एमसीक्यूज का जो सेशन था यहाँ कंप्लीट हुआ। अब चलिए सेक्शन ए का जो दूसरा पार्ट होता है उसकी तरफ चलते हैं, जहां हमारे सामने 8 क्वेश्चंस रहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप, और एक लफ्ज में या 1-2 जुमले में हमें इसका आंसर लिखना रहता है। पहला सवाल है इसका, पहला सवाल यह है कि किस तपिश पर, किस टेम्परेचर पर, किस तपिश पर माए का सतही तनाव यानी सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। सवाल दिया हुआ है। आप जानते हैं कि ये जो सवाल है ये आपके चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से लिया गया है। सवाल यह है कि किस तपिश पर माए का सतही तनाव सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड बिकम्स 0। तो इसके जवाब में आपको लिखना है क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर आपने सिर्फ इतना ही लिख दिया क्रिटिकल टेम्परेचर तो ये भी सफिशिएंट होगा, लेकिन अगर आप मुकम्मल जुमला लिखते तो बेहतर है। क्रिटिकल टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो 0 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम जब किसी लिक्विड को हीट देते हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते क्रिटिकल टेम्परेचर तक जब पहुंचता है तो अब लिक्विड और गैस के बीच का जो फर्क है, ये जो फेजेस का जो फर्क है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स ये बिल्कुल ही वीक हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन लगभग खत्म हो जाता है। तो इसलिए इसके जवाब में हम लिखेंगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर माए का सतही तनाव 0 हो जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, सेल्फ इंडक्टेंस की वजाहत कीजिए। उर्दू में इसके लिए लफ्ज दिया हुआ है खुद इमारत, इमालियत भी कहते हैं, खुद इमालियत। इंग्लिश में सेल्फ इंडक्टेंस इसे कहते हैं। यहाँ एक पॉइंट जो ज़हन में रखना ज़रूरी है वो ये है कि उर्दू की इस्तिलाहात के साथ साथ आप इंग्लिश की जो टर्म्स है उस ज़हन में रखिए, क्योंकि उर्दू की इस्तिलाहात में फ़र्क आ सकता है, लेकिन इंग्लिश की जो टर्म्स है ये परमानेंट है, इनमें कोई चेंज नहीं होता है।
सवाल दिया हुआ है कि सेल्फ इंडक्टेंस, खुद इमानियत किसे कहते हैं। देखिए तो दो चीजें हैं जिनके बीच फर्क समझना जरूरी है। एक है सेल्फ इंडक्शन, खुद इमाला, खुद इमाला, और दूसरा है सेल्फ इंडक्टेंस, खुद इमानियत। ये दो अलग अलग चीजें हैं। सेल्फ इंडक्शन क्या है और सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, इसे हम समझते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है। देखिए एक कॉइल है, ये है एक कॉइल। इससे जब कोई करंट फ्लो करता है और जब इस करंट में चेंज आता है तो चेंज आने की वजह से खुद इस तार के अंदर, खुद इस कॉइल के अंदर अपना ईएमएफ पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है। ये जो खासियत है इसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। और ये जो अमल हो रहा है, ये जो मुजाहरा हो रहा है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे सेल्फ इंडक्शन। और किसी भी कॉइल की ये जो खासियत है इसे कहेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। तो हम सवाल में पूछा गया है कि सेल्फ इंडक्टेंस किसे कहते हैं, तो इसके जवाब में हम इस तरह लिखेंगे कि जब किसी लच्छे से, किसी कॉइल से बहने वाली बढ़ती रौ तब्दील होती है, जब किसी लच्छे से बहने वाली बढ़ती रौ तब्दील होती है, चेंज होता है इसमें है, तो उस लच्छे में अपना जाती, तो उस लच्छे में इस तब्दीली के मुखालिफ समझो। इस तब्दीली की अपोजिट डायरेक्शन में जाती, अपना खुद का अपना जाती ईएमएफ पैदा होता है। अब सवाल में है चूंकि सेल्फ इंडक्टेंस के मुतालिक, तो हम कहेंगे कि इस खासियत को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। इस खासियत को, ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी कॉइल की, इसे हम कहते हैं जाती इमानियत एंड सेल्फ इंडक्टेंस। इजाफी मालूमात के लिए भी आप ध्यान में रख लीजिए कि इसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और इसका जो फार्मूला है N इज इक्वल टू E बाय DI अपॉन DT। E फॉर EMF, D अपॉन DT, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन करंट। और इसकी जो इकाई है वो हेनरी है। हेनरी अगर आप मुकम्मल लिखते हैं तो स्मॉल h से लिखिए हेनरी, और अगर आप इसे सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं तो कैपिटल H से लिखिए हेनरी। तो ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस जाती इमानी। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल क्या है वो देखिए। तीसरा सवाल ये है कि एक चलते चार्ज की रफ्तार की उमूदी, एक चलते चार्ज, मूविंग चार्ज, इसकी रफ्तार वेलोसिटी के उमूदी परपेंडिकुलर बैरूनी मिकनातीसी मैदान, बैरूनी मिकनातीसी मैदान एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के जरिए किया जाने वाला काम क्या होगा, के जरिए किया जाने वाला काम क्या होगा। देखिए सवाल को पहले हम समझ लेते हैं सवाल क्या है। सवाल यह है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है B, सपोज इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह है। अब इसमें एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन है ये, वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई। अब हमें यह देखना है कि ऐसी सूरत में होने वाला काम क्या होगा। देखिए फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक फोर फिंगर ये अगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है, और जो इंडेक्स फिंगर है ये अगर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्शन ऑफ मोशन को दिखाता है, तो जो थंब होगा, जो अंगूठा होगा, ये हमें मिकनातीसी कुव्वत, मैग्नेटिक फोर्स यानी
लॉरेंट्ज फोर्स की डायरेक्शन को बताता है, यानी ये थंब की जो डायरेक्शन है ये बताती है कि इस चार्ज पर जो कि हरकत कर रहा है इस पर एक्ट करने वाली जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हमें यह पता चल रहा है कि ऐसी सूरत में जो मैग्नेटिक फोर्स इस पर एक्ट करती है वो इसके परपेंडिकुलर होती है। अब यहाँ फोर्स और मोशन ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए और हमें पता है कि जब फोर्स और मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो ऐसी सूरत में जो काम होता है वो सिफर होता है। लिहाजा ऐसी अब इसका जवाब हमें ये लिखना है कि काम सिफर होगा। अगर सिर्फ इतना भी आपने लिखा तो भी आपका जवाब सही माना जाएगा, काम सिफर होगा। या अगर आप मुकम्मल जुमले की सूरत में लिखना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, यूं लिख लीजिए कि एक चलते चार्ज की रफ्तार की उमूदी बैरूनी मिक़नातीसी मैदान के जरिए किया जाने वाला काम सिफर होगा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल क्या है देखते हैं। चौथा सवाल ये है कि हरहरकियाती निज़ाम से क्या मुराद है, थर्मोडायनामिक सिस्टम किसे कहते हैं। आपको अंदाजा हो रहा होगा कि थर्मोडायनामिक्स का जो चैप्टर है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत अहमियत रखता है। हरहरकियाती निज़ाम से क्या मुराद है, थर्मोडायनामिक सिस्टम किसे कहते हैं। तो इसके आंसर में हमें ये लिखना है कि थर्मोडायनामिक सिस्टम ये कायनात का वो हिस्सा होता है, ये कायनात का वो कलाबीनी हिस्सा माइक्रोस्कोपिक रीजन होता है जिसे हरारत और तवानाई के तबादले के मुताले के लिए मुंतखब किया जाता है। मुताले के लिए, स्टडी करने के लिए इसे मुंतखब किया जाता है। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम, यानी हरहरकियाती निज़ाम इसे कहा जाता है। तो मिसाल के तौर पर बीकर है, उससे हमने हीट सप्लाई की। अब हमें यह अब देखना है कि सराउंडिंग के साथ क्या एक्शन हो रहा है, इसकी जो इंटरनल एनर्जी इसमें क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, इस पर क्या वर्क हो रहा है। तो ये जो बीकर हो गया ये हमारे लिए थर्मोडायनामिक सिस्टम हो गया। ये रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पांचवा सवाल हमारे पास दिया गया है। पांचवा सवाल है पसमानदगी हल्का, हिस्टेरिसिस लूप। हिस्टेरिसिस लूप में जब H इज इक्वल टू 0 हो तो B की कीमत क्या है, क्या होगी। सवाल ये दिया हुआ है कि जब हिस्टेरिसिस लूप में H इज इक्वल टू 0 हो तो B की कीमत क्या होगी। ये सवाल मैग्नेटिक मटेरियल्स का जो चैप्टर है वहां से लिया गया। देखिए H से मुराद क्या है, H से मुराद यहाँ है एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सवाल यह है कि कीमत को क्या कहते हैं। यहाँ H का मतलब है एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड। B का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। ये बहुत आसान चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। देखिए सवाल को पहले हम समझ लेते हैं। कुछ मटेरियल्स ऐसे रहते हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे रहते हैं जिन्हें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, यानी जो मैग्नेट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जैसे आयरन है। तो इनकी खासियत ये होती है कि जब ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे मटेरियल्स को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, H में रखते हैं, तो इनके अंदर मैग्नेटिज्म पैदा होता है, इनके अंदर मिकनातीसी खुसूसियत पैदा होती है, इनके अंदर B पैदा हो जाता है। लेकिन हम जब इस एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटाते हैं
तो ऐसा नहीं होता कि ये फील्ड को हटाते ही इनकी जो मैग्नेटिज्म थी वो खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता, बल्कि H को रिमूव करने के बाद भी, यानी जब H 0 हो जाता है तब भी इनके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिसियत बाकी रहती है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बाकी रहता है। तो ऐसी जो सिचुएशन, ये जो खासियत है उसे कहते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी उर्दू में लिखने की हालत नहीं, अगर आपने सिर्फ उर्दू ही में भी लिख लिया, इंग्लिश में भी लिख लिया है तो आपके जवाब को कंप्लीट समझा जाएगा। तो इसके जवाब में आपको लिखना है रिटेंटिविटी, अगर यह सवाल आता है। हिस्टेरेसिस लूप में जब H इज इक्वल टू 0, यानी जब एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड जब 0 हो, यानी जब उसे हटा लिया जाए, तो B की कीमत को फिर क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रिटेंटिविटी। एक दूसरा नाम भी इसके लिए आता है रेमेनेंस। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल और आसान है और पहले ही चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स से लिया गया है। सवाल ये है, ये छठा सवाल है। सवाल यह है कि ज़ाविया पुष्टबंदी, एंगल ऑफ बैंकिंग का ज़ाब्ता लिखिए। बहुत आसान चीज है, एंगल ऑफ बैंकिंग का ज़ाब्ता लिखिए। यहां हमें सिर्फ इसका ज़ाब्ता लिखना है, तो इसके आंसर में आप ये लिखेंगे, अगर ये सवाल आता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये इसका ज़ाब्ता होगा। अब आप यहाँ तफसील के लिए आप चाहे तो लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग, ज़ाविया पुष्टबंदी। v क्या है? v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। r क्या है? r इज रेडियस ऑफ द कर्व्ड रोड। And G stands for acceleration due to gravity. अगर आपने ये मुकम्मल लिख ली तो ये और अच्छी बात है। अगर सिर्फ इतना ही लिखें, ज़ाब्ता ही लिखें, तो चूंकि सवाल में फकत ज़ाब्ता पूछा गया है, तो इतना लिखने से भी जवाब पूरा समझा जाएगा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 ये है कि एक बरकीदार, यानी चार्ज, जिसे चार्ज किया गया है, एक बरकीदार हमवार तख्ती के सतह के दरमियान नुक्ता से बहुत करीब बाहर किसी नुक्ते पर, बहुत करीब बाहर किसी नुक्ते पर बरक़ी मैदान की हिद्दत, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बरक़ी मैदान की हिद्दत महसूब कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। सवाल दिया हुआ, सवाल में हमें मालूम करना है बरक़ी मैदान की हिद्दत यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ एक इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है, सिग्मा इज इक्वल टू 8.85 माइक्रो कॉलम पर मीटर स्क्वायर। ये इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है, हमें आंसर निकालना है। देखिए इसका जो आंसर है, हमारे पास एक ज़ाब्ता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, हमारे पास ज़ाब्ता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ज़ाब्ता हमारे पास, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। हमारे पास ज़ाब्ता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें महसूस करना है, कैलकुलेट करना है, जो कि है यहाँ दिया हुआ है
और यहाँ सिग्मा का भी जो अमाउंट है, सिग्मा की भी जो वैल्यू है ब्रैकेट में यहाँ हमारे पास दी हुई है। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, ये एप्सिलॉन नॉट की भी जो कीमत होती है, देखिए जब आप पेपर को शुरू करते हैं तो पेपर के शुरू में ही यहाँ दिया हुआ रहता है फिजिकल कांस्टेंट्स। सेक्शन ए शुरू होने के पहले ही जो कांस्टेंट्स रहते हैं उनकी लिस्ट यहाँ रहती है। तो इसमें आपको 5वें नंबर पर दिखेगा एप्सिलॉन नॉट की कीमत दी हुई है। तो सिग्मा की कीमत हमारे पास दी हुई है 8.85 माइक्रो कॉलम पर मीटर स्क्वायर। ये जो कीमत दी हुई है ये माइक्रो में दी हुई है, हमें एसआई वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻6 कॉलम पर मीटर स्क्वायर, ये हमने कीमत निकाली। और एप्सिलॉन नॉट ये जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये भी हमारे पास पेपर में लिखा हुआ है और ये यहाँ दिया हुआ है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कॉलम स्क्वायर बाय nm स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए दो चीज़ें हमें मालूम होना ज़रूरी है, दोनों पेपर में दी हुई हैं, बस हमें यहाँ सॉल्व कर लेना है। हम ये जो वैल्यूज है इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सिग्मा की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए 8.85 ऊपर भी है नीचे भी है, ये इससे ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर हमारे पास है 10 की पावर -6 और नीचे हमारे पास है 10 की पावर -12। ये हमारे पास फॉर्म आ रहा है a की पावर m अपॉन a की पावर n। हमें पता है कि इट इज इक्वल टू n⁻m-m। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻12, तो इसे हम लिख सकते हैं कि 10 की कुव्वत -6 -12 माइनस ये हो जाएगा प्लस, यानी 10 की कुव्वत -6 + 12। तो 12 में से 6 गए बचे 6, ये हो गया 10 की पावर 6। यानी ये 8.85 से 8.85 कट हो गया और जब इनको हमने सॉल्व किए तो ये हमारे पास बचता है 10⁻6। तो मतलब ये हो रहा है कि ये 10 की कुव्वत ये आ गया है कि 1/2 ज़रब 10 की पावर 6। इसे हम लिख सकते हैं हाफ, ये हाफ है, इसे यू लिखिए 0.5 इंटू 10⁻6। आप चाहे तो सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि ये जो पॉइंट है इसे आप आगे ले आए और इसको इस तरह लिखिए 5 इंटू 10⁵। अब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी यूनिट रहती है न्यूटन पर कूलम। तो इसका आंसर आपको लिखना है, ये पूरा सॉल्व करके 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये इसका सही आंसर है। अब चलिए आखिरी सवाल इसका हम देख लेते हैं। सवाल ये है कि ऊपर का सवाल आखिरी सवाल सेक्शन 1 का 8वां सवाल है। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 लीटर गैस, आइडियल गैस होगी 1 लीटर मिसाली गैस की काइनेटिक एनर्जी, तवानाई बिलहरकत काइनेटिक एनर्जी को महसूब कीजिए, कैलकुलेट कीजिए क्या होगी। देखिए आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी के लिए अलग अलग फॉर्मूले हमारे पास है। हमारे पास सवाल में कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, हमें गैस का हजम मालूम है, हजम यानी वी वॉल्यूम, ये क्या दिया हुआ है 1 लीटर है, 1 लीटर हजम।
1 लीटर को हम लिख सकते हैं 1 इंटू लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर -3 m³ लिख सकते हैं। तो ये अगर हमारे पास वॉल्यूम, और एक चीज दी हुई है प्रेशर भी हमारे पास दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर का मतलब होता है जब प्रेशर स्टैंडर्ड हो तो मतलब वो है 180 atm। अब आप पेपर के स्टार्ट में अगर आप देखिए तो यहाँ दिया हुआ रहेगा आपको कि 1 atm इज इक्वल टू 1 इंटू 013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। ये इसकी कीमत है। तो हमारे पास में सवाल में वॉल्यूम भी है, प्रेशर भी है। अगर वॉल्यूम और प्रेशर हमें पता हो तो काइनेटिक एनर्जी के लिए सिंपल सा एग्जांपल हमारे पास है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस विल बी इक्वल टू 3/2 इनटू P। ये सिंपल सा फार्मूला है। अब ये प्रेशर की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देते हैं, वॉल्यूम की जो वैल्यू वो यहाँ पुट कर देते हैं। इट विल बी इक्वल टू 3/2। प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर इज 1.013 into 10 to the power 5 और वॉल्यूम क्या है यहाँ 10 to the power -3। इसे हम जब हल करते हैं तो हमारे पास में जो आंसर आता है वो लगभग 152 जूल आता है। काइनेटिक एनर्जी की जो इकाई रहती है, यूनिट रहता है, वो रहता है जूल। इसे आप सॉल्व करेंगे तो तकरीबन इसका जवाब 152 जूल आता है। तो ये इसका कंप्लीट आंसर हुआ। इस तरह हमने आज की वीडियो में सेक्शन ए को कंप्लीट तौर पर देखे, जिसमें 10 MCQs भी हमने सॉल्व किए और जो 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे उन्हें भी हमने सॉल्व किए। यहाँ ये बात ज़हन में रखिए कि सेक्शन ए में कोई भी सवाल ऑप्शनल नहीं होता है, हर सवाल आपको कंपलसरी होता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले वीडियो में हम आपके सामने सेक्शन बी और उसका सॉल्यूशन हम लेकर आएंगे। उम्मीद है इससे जुड़े रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।